जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं सब के सब मुस्लिम शासक हैं, और मुस्लिम लोगों का भारत में आगमन कैसे हुआ, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, भारत में मुस्लिम का आगमन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, जो पहला अरबी आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम, जब 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है और रावर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित करता है, उसकी जो अगली सुबह होती है वहीं से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। और 4 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जिस दिन औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसकी जो सुबह होती है वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। और 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार तक का इतिहास आधुनिक इतिहास कहलाता है। दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग इस्लाम का उदय देखेंगे और भारत पर अरबों का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, कौन से क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण हुआ, कौन से क्षेत्र पर इस्लाम का उदय हुआ, एक एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय दोस्तों सऊदी अरब में हुआ था। देखिए, यहाँ पे इमेज लगा हुआ है सऊदी अरब का। पेपर में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस्लाम का उदय कहाँ पे हुआ था। तो इस्लाम का उदय हुआ था सऊदी अरब में। दोस्तों देखिए, ये आपका भारत है। भारत के पश्चिमी तट को, भारत का जो ये पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट को यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका अरब सागर है, अरब सागर है। और यहाँ पे दोस्तों नीचे हिंद महासागर है, और ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। और ये दोस्तों फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। इसके बगल में ही सऊदी अरब है दोस्तों, और सऊदी अरब में एक शहर है जिसका नाम है मक्का। मक्का में 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहेब का जन्म हुआ था। दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहेब को ही इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं हजरत मोहम्मद साहेब के बारे में। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहेब थे। हजरत मोहम्मद साहेब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हुआ था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि हजरत मोहम्मद साहेब को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था और कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। दोस्तों 40 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहेब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था हीरा नामक गुफा में। दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहेब 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्ष की विधवा महिला व्यापारी से विवाह किए थे। हजरत मोहम्मद साहेब कुल 11 विवाह किए थे दोस्तों, लेकिन जो पहला विवाह था वो खदीजा नामक महिला व्यापारी से विवाह किए थे। खदीजा नामक महिला व्यापारी के मृत्यु के बाद उन्होंने कुल 10 विवाह किया दोस्तों। तो हजरत मोहम्मद साहेब के जो पिता हैं उनका नाम है अब्दुल्ला, उनके माता का नाम अमीना था, उनके पत्नी का नाम, जो पहली पत्नी है, उनका नाम खदीजा था।
खदीजा से जो पुत्री पैदा हुई थी उसका नाम था फातिमा, इसको याद रखिएगा। इस्लाम जगत का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है दोस्तों कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना की यात्रा किए थे 24 सितंबर 1922 ईस्वी को, दोस्तों जब मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, इसी को इस्लाम जगत में हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हिजरी संबत की शुरुआत दोस्तों तभी हुआ था 1922 ईस्वी से हिजरी संबत का शुरुआत माना जाता है। 632 ईस्वी में मदीना नामक शहर में हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत पर अरबों का आक्रमण। दोस्तों या ये कह लीजिए भारत पर अरबों का आक्रमण, या इसी को कह सकते हैं आप अरबों का सिंध पर आक्रमण, क्योंकि वर्तमान में जो सिंध का क्षेत्र है वो पाकिस्तान में पड़ता है। और जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था तब सिंध वाला क्षेत्र भी भारत के हिस्से में था, क्योंकि तब देश का विभाजन नहीं हुआ था, उसके पहले ही अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों वर्तमान में सिंध में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है सिंध, इसको याद रखिएगा। तो दो तरह से प्रश्न पूछता है, भारत पर अरबों का आक्रमण या फिर सिंध पर अरबों का आक्रमण। अगर आज के संदर्भ में देखेंगे तो सिंध पर आक्रमण हुआ था, लेकिन जिस समय आक्रमण हुआ था उस समय की अगर बात करेंगे दोस्तों तो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, एक ईरान का हकीम था या उसी को गवर्नर कहते हैं जिसका नाम है अल हज्जाज। दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब के जो अनुयायी होते थे उन्हें खलीफा कहते थे। तो ईरान के एक हकीम या गवर्नर अल हज्जाज ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला नामक व्यक्ति को भेजा, लेकिन वो भारत की सीमा तक नहीं पहुंच पाया, उसका आक्रमण असफल रहा। उसके बाद अल हज्जाज ने दूसरे व्यक्ति को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसका नाम है दोस्तों कुदैल। 711 ईस्वी में कुदैल ने भी भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। ईरान का जो हकीम है, ईरान का जो गवर्नर है अल हज्जाज के नेतृत्व में, लेकिन दोनों आक्रमण असफल रहता है। दोस्तों सफल आक्रमण मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया था। मुहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। उस समय के तत्कालीन राजा दाहिर थे। दोस्तों सिंध के अंतिम शासक राजा दाहिर होते हैं, क्योंकि रावर के युद्ध में 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए भारत पर पहला सफल आक्रमण मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। दोस्तों सिंध पर जो मुहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, इसकी जानकारी हम लोगों को चचनामा पुस्तक से मिलता है। दोस्तों फारसी ग्रंथ है, इसी ग्रंथ से हम लोगों को जानकारी मिलता है। दोस्तों अभी एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, उसमें भी यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और रेलवे के पेपर होने हैं दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन का, उसमें भी निश्चित रूप से यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। और जल्द ही रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडुअल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, सब जगह से दोस्तों प्रश्न बनते हैं। तो एक एक क्लास एक एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मेडुअल हिस्ट्री का एक सीरीज रहेगा दोस्तों,
आप एक एक करके सारे क्लास को देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग और भी जानते हैं। देखिए यह पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया, तो दोस्तों उस समय सिंध का जो राजा था, राजा दाहिर, जो चच नामक हिंदू राजा का पुत्र था। दोस्तों राजा दाहिर ब्राह्मण जाति का था। रावर के युद्ध में रावर के युद्ध में 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा राजा दाहिर पराजित होता है। और इस प्रकार दोस्तों सिंध का जो अंतिम शासक रहता है, राजा रहता है, वो राजा दाहिर होता है। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों अगर हम लोग 6वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो दोस्तों पूरे दुनिया में इस्लाम धर्म था ही नहीं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जब 570 ईस्वी में हुआ, उन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना किया। और भारत में 712 के पहले इस्लाम धर्म का कोई नहीं था, कोई भी मुस्लिम नहीं था। पहला अरबी आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध पर कब्जा करता है, राजा दाहिर को पराजित करता है और यहाँ पर ऊंट का पालन करता है, खजूर की खेती करवाता है दोस्तों। और उसका उद्देश्य रहता है साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन को लूटना। इन सब उद्देश्य से दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? साम्राज्य का विस्तार करना था, धन को लूटना था और दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। आइए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है वर्तमान में जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, जो अरब सागर से थोड़ा से ऊपर और गुजरात के पश्चिम वाला जो हिस्सा है, इसी को सिंध बोलते हैं दोस्तों। यहीं पर 712 ईस्वी में राजा दाहिर का शासन था और मोहम्मद बिन कासिम यहीं पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो वर्तमान में सिंध का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में पड़ता है, पहले भारत का हिस्सा था। आगे हम लोग देखते हैं। प्रभाव, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों भारत में मुस्लिमों का आगमन हुआ, भारत में मुस्लिमों का आगमन हुआ। कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं। अरब वासियों ने ही सबसे पहले हिंद हिंदू शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों अरब वासियों के द्वारा ही सबसे पहले हिंद हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। और मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्षेत्र में ऊंट का पालन किया था, खजूर की खेती करवाया था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के लोगों से जजिया कर भी लिया था दोस्तों। कर 4 प्रकार का होता है, खुम्स, खराज, जजिया, जकात। तो दोस्तों जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लिया था सिंध के लोगों से। पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक का अरबी में अनुवाद भी करवाया था मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों यूपी पुलिस के पेपर में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक है दोस्तों विष्णु शर्मा। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने अपने समय में जब वो सिंध पर कब्जा किया था, सिंध पर अधिकार किया था, तब पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करवाया था और ब्रह्म सिद्धांत
ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों, इसके लेखक हैं ब्रह्म गुप्त। ब्रह्मगुप्त इसके लेखक हैं। इसका भी अनुवाद मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी में करवाया। दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर शासन कर रहा था, तब उसने दिरहम नामक सिक्का भी जारी किया था। इसको याद रखिएगा, यह भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया, तो और भी आक्रमणकारियों को मोहम्मद बिन कासिम से प्रेरणा मिला, और जब प्रेरणा मिला, उसके वजह से एक एक करके भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिए। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ। महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, और मोहम्मद गौरी के बाद दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का भी आक्रमण हुआ। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे उनका उद्देश्य क्या था, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।